बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 8 जुलाई 2023 है, दिन है जी सैटरडे। हफ्ते का 500 रोज़ मुकम्मल हो गए आज रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को। इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं 500 रोज़ की बात कर रहे हैं। स्किम स्कैन करके आपको बताऊंगा कि क्या खोया क्या पाया रशिया ने, यूक्रेन ने, नेटो ने। इन 500 रोज़ के बाद ये जंग कहाँ पर खड़ी है, कहां पर जाती हुई नजर आ रही है और कहां पर इस जंग को जाना चाहिए, डिटेल के साथ बात करेंगे। आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। लेकिन सबसे पहले डेटा आपको बता दूं, इन 500 रोज के दौरान जो आलमी इदारे एस्टिमेट लगा रहे हैं, आलमी इदारे बता रहे हैं कि 6 मिलियन लोग रेफ्यूजीज बने हैं इन 500 रोज के दौरान। यूक्रेन के जो रिहायशी, यूक्रेन के जो लोग अपना घर बार छोड़कर, अपना मुल्क छोड़कर मुंतकिल हुए, यूरोप के डिफरेंट ममालिक के अंदर, रशिया के अंदर भी मुंतकिल हुए कुछ यूक्रेनी। इनकी तादाद 60 लाख से भी ज़्यादा है जो इन 500 रोज़ के दौरान अपना घर बार छोड़कर दूसरे ममालिक मुंतकिल हुए। जहाँ तक अमवात का ताल्लुक है और सिविलियंस की अमवात की मैं बात कर रहा हूँ, जिसका एस्टिमेट दिया गया है 10,000 से कहीं ज़्यादा, और इन 10,000 के अंदर 500 बच्चे भी शामिल हैं। और ये जो फिगर बताया जा रहा है, ये फिगर सिर्फ यूक्रेन का नहीं है, बल्कि रशिया और यूक्रेन, जो रशिया के बॉर्डरिंग रीजन्स के अंदर जो कैजुअलिटीज़ हुई, जो अमवात हुई, वो भी इस डेटा के अंदर शामिल की गई हैं, जिसमें बताया गया है कि टोटल 10,000, 500 बच्चों समेत 10,000 लोग इन 500 रोज़ के दौरान मारे जा चुके हैं। जहाँ तक ताल्लुक है मिलिट्री कैजुअलिटीज़ का, जो कि क्लियर डेटा नहीं बताया जा सकता, आपको मालूम है, लेकिन यूक्रेन बता रहा है। यूक्रेन ने गुज़िश्ता रोज़ ये जारी किया डेटा, आपको नज़र आ रहा होगा। यूक्रेन के मुताबिक यूक्रेन ने रशिया के 2 लाख तकरीबन 33,000 फौजी, 2,33,000 फौजी मारने का दावा किया। असले गोले बारूद के नुकसान की जो लिस्ट है वो भी आपको नज़र आ रही होगी। यानी कि इन 500 रोज़ के दौरान अगर हम कहें कि बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का असलहा नेटो का यूक्रेन ने झोंक दिया अपने ही मुल्क के अंदर, और दूसरी साइड पर भी बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का असलहा रशिया ने झोंक दिया यूक्रेन के अंदर। और जहां तक कैजुअलिटीज़ का ताल्लुक है, जो मिलिट्री कैजुअलिटीज़ की मैं बात कर रहा हूं, तो रशिया की जानिब से आपको मालूम है कि डेटा जारी नहीं किया जाता, शेयर नहीं किया जाता। चलें खैर, इतना ही लगा लेते हैं कि इतने ही 2,33,000 जो हैं वो यूक्रेन के भी फौजी हैं और 2,33,000 रशिया के भी हैं। यानी कि 4.5 लाख से ज़्यादा जो फौजियों की कैजुअलिटीज़ हैं वो लगा लेते हैं। 10,000 सिविलियंस हैं जिनमें 500 बच्चे भी शामिल हैं। और जहां तक बात करें नुकसानात की, डिस्ट्रक्शन की, तो यूक्रेन का एस्टिमेट ये लगाया जा रहा है आलमी इदारों की जानिब से कि 400 बिलियन डॉलर्स लगेंगे यूक्रेन को रिकंस्ट्रक्ट करने में। 400 बिलियन डॉलर्स और दिहाइयों का वक्त लगेगा। तो ये 500 रोज का मैंने आपको स्किम स्कैन करके बता दिया कि नुकसान क्या हुआ इस जंग के दौरान, और जंग कहां तक पहुंची ये आपको नजर आ रहा होगा कि जंग कहां पर पहुंची इन 500 रोज के अंदर। ये आपको नजर आ रहा होगा कि 24 फरवरी से पहले क्या सूरत हाल थी। सूरत हाल ये थी कि क्राइमिया का इलाका रशिया के अंडर कंट्रोल था और डॉनबास के अंदर मुजाहरे चल रहे थे। वो रशिया को बुला रहे थे कि हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा, हमें बुली किया जाता है, रशियन लैंग्वेज को ख़त्म कर दिया गया, आ जाएं हमें बचा लें। मिन्स्क के एग्रीमेंट पर अमल दरामद नहीं हो रहा। रशिया ने अपने ऑपरेशन का आगाज़ किया अप्रैल 2022। ये आपको जो दूसरी पिक्चर नज़र आ रही है, ये अप्रैल 2022 के अंदर ऐसा नज़र आ रहा था कि दिनों दिनों के अंदर रशिया यूक्रेन के दारुल हुकूमत को कंट्रोल कर लेगा। लेकिन फिर हुआ क्या? हुआ ये कि एक मुआहिदा तय पा चुका था इस्तांबुल के अंदर, तुर्की के अंदर एक मुआहिदा तय पा गया था, जिसके तहत यूक्रेन ने वादा किया कि वो न्यूट्रल रहेगा और वो कोई अलायंस, जो डिफेंसिव अलायंस हैं सो कॉल्ड, वो ज्वाइन नहीं करेगा। इसके बदले में रशिया ने अपनी फौजें यूक्रेन के दारुल हुकूमत के अतराफ से पीछे हटा ली, जिसका रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने जब अफ्रीकन डेलीगेट्स आए हुए थे तो वो मुआहिदा जो है, वो एग्रीमेंट भी उन डेलीगेट्स को दिखाया और ये बताया कि एग्रीमेंट तय पा चुका था। लेकिन यूक्रेन और नेटो उस एग्रीमेंट से पीछे हट गए और फिर यूक्रेन ने अपने इलाके वापस लेना स्टार्ट किए। जो तीसरी आपको तस्वीर नज़र आ रही है, नवंबर 2022 में ये सूरत हाल थी कि यूक्रेन अपने इलाके वापस लेने लगा था रशिया से। आज ये सूरत हाल है, जो चौथी तस्वीर आपको नज़र आ रही है। आज के दिन इन 500 दिनों के बाद ये सूरत हाल है कि रशिया ने लोहांस्क को तकरीबन मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर लिया है। रशिया ने
डोनेट्स्क को तकरीबन आधे से ज़्यादा 60 to 70% जो डोनेट्स्क है वो रशिया ने कंट्रोल कर लिया है। जहां तक बात करें ज़ैपोरिज़िया की तो वो रशिया के अंडर कंट्रोल है, और खिर्सन का जहां तक ताल्लुक है वो भी 50% से कुछ ज़्यादा रशिया के अंडर कंट्रोल है। क्राइमिया 2014 में आपको मालूम है कि रशिया क्राइमिया को कंट्रोल कर चुका था 2014 के अंदर। वहां पर हुआ क्या उसका बैकग्राउंड भी मैं आपको बताऊंगा। बहरहाल इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, 500 दिन मुकम्मल होने पर इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि ये देखो एट व्हाट कॉस्ट, क्या मिला इस जंग से, इन 500 रोज के दौरान इतने ज्यादा नुकसान से क्या मिला और ये सब कुछ क्यों हुआ। इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि सब कुछ हुआ रशिया के इन्वेड करने की वजह से। रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया, इसकी वजह से ये इतना ज़्यादा नुकसान हुआ। दोनों जानिब के हज़ारों लाखों लोग जो हैं वो मुतासर हो रहे हैं। ना सिर्फ रशिया और यूक्रेन बल्कि इस जंग के असरात पूरी दुनिया पर किस तरह से फैलते हुए नज़र आ रहे हैं वो भी हमारे सामने है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि रशिया का इन्वेजन वजह थी या फिर रशिया का हमला या रशिया का ऑपरेशन वजह बनी कि इन 500 रोज़ के दौरान इतना ज़्यादा नुकसान हुआ, बल्कि असल वजह अगर हम जूम आउट करके देखें इस तनाज़े को तो इस तनाज़े की असल वजह है नेटो की एक्सपेंशन। नेटो का जो सो कॉल्ड डिफेंसिव अलायंस जिसे कहा जाता है, ये बना था सोवियत यूनियन को काउंटर करने के लिए, और इसने सोवियत यूनियन को तोड़ दिया। जब सोवियत यूनियन टूट गया तो रशियन फेडरेशन के जो भी सरबराहान हैं उन्होंने नेटो के सामने एक ही मुतालबा रखा कि तुमने अपना ये अलायंस बनाया था सोवियत को तोड़ने के लिए, अब सोवियत यूनियन टूट चुका, अब हम तुम्हें इजाज़त नहीं देंगे कि तुम रशिया को मज़ीद तकसीम दर तकसीम करने की कोशिश करो, इसलिए अपने इस सो कॉल्ड डिफेंसिव अलायंस को ईस्टवर्ड फैलाना बंद करो। लेकिन नेटो ने क्या किया, नेटो अपने सो कॉल्ड डिफेंसिव अलायंस को ईस्टवर्ड टुवर्ड्स रशिया फैलाता रहा, और किस नाम पर फैलाता रहा कि हम तो डिफेंसिव अलायंस हैं, हमारे से किसी को क्या खतरा हो सकता है। और जो एक्स सोवियत स्टेट्स हैं उनको भी इस नेटो के अलायंस ने अपने जाल में किस तरह से फंसाया। जो एक्स सोवियत स्टेट्स हैं उन्हें यह कहकर फंसाया गया कि रूस के जो सरबराहान हैं, जो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन हैं, वो मदर रशिया को बहाल करना चाहते हैं, इसलिए तुम्हारे पास सबसे महफूज जगह कहां पर है, तुम्हारे पास सबसे महफूज जगह है नेटो के इस मासूम से अलायंस के अंदर। अगर तुम रहोगे और रशियंस का, रूस का नामो निशान अपने ममालिक के अंदर से मिटा नहीं देते जब तक तुम, तब तक तुम्हें रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के खौफ का सामना रहेगा। और इस तरह से इस जाल में, नेटो के इस जाल में फंसाया गया यूक्रेन जैसे ममालिक को। वरना क्या हुआ था मैं आपको बता चुका हूं मुतअद्दिद वीडियोस के अंदर, मैं आपको स्किम स्कैन करके बता दूं कि 2010 के बाद यूक्रेन का सदर बन गया था विक्टर यानुकोविच, और ये जो बंदा था इसको वोट्स मिले थे जो एथनिक रशियंस, जो ज्यादा इलाके जहां पर एथनिक रशियंस रहते हैं वहां से इस बंदे को वोट मिले थे, जैसे डॉनबास रीजन है, क्राइमिया है, या फिर सदर्न यूक्रेन, ईस्टर्न यूक्रेन के जो इलाके हैं उन्होंने विक्टर यानुकोविच को वोट दिए और ये यूक्रेन का सदर बन गया। फिर मसला क्या हुआ, मसला ये हुआ कि ये जो विक्टर यानुकोविच था जिसे एथनिक रशियंस ने वोट दिए थे, इसका झुकाव रशिया की जानिब था। इसने यूरोपियन यूनियन से माहिदा तोड़कर रशिया के साथ एक माहिदा कर लिया। तो नेटो को ये चीज़ पसंद नहीं आई कि यूक्रेन के अंदर रशिया का असर रसूख अभी तक बाकी है, तो उसे कुचलने के लिए इस इलेक्टेड प्रेसिडेंट को कुर्सी से उतार दिया मुजाहिरों की आड़ में। और फिर रशिया को जो क्राइमिया है, जहां पर ऑलरेडी एक ऑटोनमस रीजन क्राइमिया था, तो वहां से आवाज़ दी, रशिया को आवाज़ दी गई, जैसे डॉनबास ने आवाज़ दी कि यहाँ पर मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। नेटो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका है यूक्रेन के अंदर कि उन्होंने एक मुंतखब प्रेसिडेंट को उतार कर इक़्तिदार से फेंक दिया मुजाहिरों की आड़ में। तो रशिया ने क्राइमिया को वहाँ से कंट्रोल कर लिया क्योंकि वहाँ पर एथनिक रशियंस बहुत ज़्यादा रहते थे। क्राइमिया की एक तारीख ऐसी है कि रशिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्राइमिया तारीखी तौर पर भी है, और इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी इतनी इंपॉर्टेंट थी कि रशिया ने उस वक्त क्राइमिया को अगर रशिया कंट्रोल ना करता तो आज पूरे का पूरा जो ब्लैक सी है ये नेटो सी हो जाना था। तो रशिया का वो इकदाम बहुत अच्छा था और उसको इनिशिएट करने वाले नेटो ममालिक थे जिन्होंने एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट को कुर्सी से उतारकर फेंक दिया। अब रशिया को वहीं से जो डॉनबास में रहने वाले एथनिक रशियंस थे उन्होंने तब ही से मुतालबा स्टार्ट कर दिया था रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से
कि हमें भी अपने साथ शामिल कर लो, ये हमारे साथ भी अच्छा सलूक नहीं करेंगे, ये हमें भी बुली करेंगे, रशियन लैंग्वेज को ख़त्म कर दिया गया। उस मुल्क के अंदर जहां पर 22% एथनिक रशियंस रहते हैं, यूक्रेन के अंदर 22% एथनिक रशियंस रहते हैं और 80% से ज़्यादा यूक्रेनी रूसी लैंग्वेज बोलना जानते हैं। इवन के यूक्रेन के जो सदर है वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, ये भी रूसी लैंग्वेज फर बोलता है। जाहिर है आपकी जो हिस्ट्री है, आपका जो बैकग्राउंड है, आप मदर रशिया के साथ रहे तो आपका अपना तो कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो यहाँ पर 80% से ज़्यादा लोग रूसी बोलना जानते हैं और उस मुल्क के अंदर रशियन लैंग्वेज को ख़त्म कर दिया जाए, मिन्स्क एग्रीमेंट रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने साइन कर लिया। और ये बहुत बड़ी गलती रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने की, वरना क्राइमिया के साथ डॉनबास को भी कंट्रोल कर लेना चाहिए था। खैर, एक झूठा मुआहिदा जिसको एडमिट किया कैमरे के सामने जो एंगेला मर्केल हैं, जो उस मुआहिदे के अंदर मौजूद थी, जो 2 मिन्स्क एग्रीमेंट हुए थे, दूसरे मिन्स्क एग्रीमेंट के अंदर एंगेला मर्केल मौजूद थी, तो उन्होंने अब कैमरे के सामने एडमिट किया कि हम तो पागल बना रहे थे रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को। ये जो मिन्स्क एग्रीमेंट था, ये सिर्फ यूक्रेन को तैयारी करवाने के लिए हमने ये मुआहिदा दस्तखत किया था। तो मिन्स्क एग्रीमेंट के नुकात पर, और उन नुकात में था क्या कि आप एथनिक रशियंस को तंग नहीं करेंगे, आप रूसी जबान पर पाबंदी आयद नहीं करेंगे, आप जो डॉनबास में रहने वाले लोग हैं उन्हें बुली नहीं करेंगे। लेकिन तमाम के तमाम नुकात पर 1% भी अमल नहीं किया गया, बल्कि क्या करते रहेंगे। अभी भी नेटो के चीफ की मैं आपको तकरीबन दर्जनों मरतबा सुनवा चुका हूं कि वो खुद कैमरे के सामने बता चुके हैं कि हम तो 2014 से यूक्रेन को तैयारी करवा रहे हैं, हम तो 2014 से ये कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन को नेटो स्टैंडर्ड्स पर यूक्रेन की आर्मी को ले आएं और यूक्रेन के अंदर ये जो एथनिक रशियंस हैं इनका सफाया हो जाए, तो फिर यूक्रेन एक आइडियल कंट्री बन जाएगा नेटो के इस अलायंस के अंदर शामिल होने के लिए। तो ये वजह थी कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने जब नेटो की एक्सपेंशन का थ्रेट स्मेल किया यूक्रेन के अंदर, तो उन्होंने डॉनबास के एथनिक रशियंस को बचाने के लिए ऑपरेशन का आगाज किया। तो क्या रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने, आप मुझे बताएं, कि गलत किया? बिल्कुल दुरुस्त किया। सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि इराक, लीबिया, सीरिया, यमन, अफगानिस्तान, ऐसे से कंधे ये नेटो ममालिक अमेरिका क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि दुनिया के ऊपर बिला शिरकत गैरे हुकूमत करना चाहते हैं। और सिर्फ यही वजह है कि इन्होंने सिर्फ यूक्रेन नहीं, ये यूक्रेन का मैंने आपको डेटा बता दिया, इन्होंने लाखों मासूम जानें ली हैं सिर्फ दुनिया के ऊपर बिला शिरकत गैरे हुकूमत करने के लिए। और रशिया ने हर जगह पर आकर इन्हें टक्कर दी कि मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा। ये दुनिया जो है वो यूनिपोलर नहीं है, ताकत का एक मरकज नहीं है कि तुम अपनी मर्जी के कानून पूरी दुनिया में बनाते जाओगे, उन कवानीन को लागू करते रहोगे जो कवानीन तुम्हें सूट करते हैं। अब इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल यूक्रेन ही है कि यूक्रेन को राइट टू सेल्फ डिफेंस है और यूक्रेन को ये ममालिक असलहा, गोला बारूद भर भर कर प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि रशिया ने यूक्रेन के डॉनबास रीजन को इन्वेड करने की कोशिश की। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो पूरे के पूरे फलस्तीन पर इसराइल ने आकर कब्जा कर लिया और अमेरिका और नेटो ममालिक का जत्था क्या कहता है कि इसराइल को राइट टू सेल्फ डिफेंस है, यहां पर फलस्तीन को राइट टू सेल्फ डिफेंस क्यों नहीं है? फलस्तीन को ये भर भर कर मदद इमदाद क्यों नहीं प्रोवाइड करते? पूरा यूरोपियन मीडिया, मगरबी मीडिया क्यों नहीं भर जाता कि इसराइली मजालिम चल रहे हैं, इसराइल ने इन्वेड कर दिया, मासूम फलस्तीनियों को राइट टू सेल्फ डिफेंस है, हम इन्हें असलहा, गोला बारूद प्रोवाइड कर रहे हैं। यहां पर इनकी जो दोगली पॉलिसी है ये वाज़ेह हो जाती है। और इसके खिलाफ रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, रशियन फेडरेशन के जितने भी सरबराहान आए वो अमेरिका की इन दोगली पॉलिसियों के खिलाफ रहे सोवियत यूनियन टूटने के बाद से ही। और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ये कहते हैं कि तुम्हारी कॉलोनी नहीं है, यूरोप तुम्हारी कॉलोनी नहीं है, ये पूरी दुनिया तुम्हारी कॉलोनी नहीं है कि तुम अपनी मर्जी के यहाँ पर हुक्मरान लाकर बिठाओ जिनका टिल्ट तुम्हारी तरफ हो। अब ये क्या कहते हैं, अमेरिका, बरतानिया, नेटो ममालिक क्या कहते हैं? कहते हैं कि रशिया, चाइना, जो नॉर्थ कोरिया है जहां पर कम्युनिज्म है, ये डिक्टेटर्स हैं, ये अपने इक़्तिदार से दहाइयों से चिपके बैठे हैं। तो आप मुझे बताएं कि ये तो चलो अपने मुल्क के अंदर अपने इक़्तिदार से ये जो डिक्टेटर्स हैं जैसे किम जोंग उन है, या फिर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन हैं, या फिर चाइना के शी जिनपिंग हैं, ये दहाइयों से अपने इक़्तिदार पर चिपके बैठे हैं। लेकिन ये जो जमहूरियत का लिबादा ओढ़कर पूरी दुनिया के ऊपर डिक्टेट कर रहा है अमेरिका और नेटो ममालिक, क्या आपके मुल्क के अंदर
आपके वोटों की हुकूमत आती है। दुनिया के अंदर बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहां पर अमेरिका के ऑर्डर्स पर हुकूमत आती है। तो इनसे बड़ा डिक्टेटर और कौन हो सकता है, जिन्होंने जमहूरियत का लिबादा ओढ़ा हुआ है और पूरी दुनिया को डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं। रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान जैसे जो ममालिक हैं वो इनकी डिक्टेटरशिप के अंदर नहीं आते, इसलिए अमेरिका और नेटो ममालिक को ये ममालिक बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। और इस तरह की हरकतें, कंधे ढूंढना और जंगें छेड़ना, मासूमों की जानें लेना, ये नेटो का वतीरा आज से नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर कोने कोने में नेटो की डिक्टेटरशिप की मिसालें मैं आपको बता चुका हूँ। बहुत से व्यूअर्स जो हैं वो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करते हुए कहते हैं कि जंग जो है वो बंद हो जानी चाहिए, बातचीत की टेबल पर आ जानी चाहिए, इतने लोग मर रहे हैं, इतना नुकसान हो रहा है, तो किसका फ़ायदा होगा। इस जंग को एज सून एज पॉसिबल बातचीत की टेबल पर आ जाना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस जंग को डिसाइड करना चाहिए कि ये दुनिया यूनिपोलर नहीं रही, ये दुनिया मल्टीपोलर हो चुकी है। अगर ये जंग अब बातचीत की टेबल पर आ जाती है तो मैं आपको बता दूं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनते हैं फ्रांस के अंदर, ये बनते रहेंगे। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर ये जो स्वीडन के अंदर कुरान जलते हैं, कुरान मजीद की बेहुरमती की जाती है, तो पता नहीं कितने कुरान नाउज़ बिल्लाह जलते रहेंगे अगर ये जंग अब बातचीत की टेबल पर आ गई। और राइट टू सेल्फ डिफेंस के चक्कर में पता नहीं कितने फ़लस्तीनी, मासूम फ़लस्तीनी जो हैं वो शहीद हो जाएंगे, और पता नहीं कितने अफ़गानिस्तान इस नेटो की जत्थे की लिस्ट के ऊपर हैं कि वॉर एंड टेरर के नाम पर अफ़गानिस्तान कितने ममालिक को ये बना दें, तो कोई पता नहीं। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि ये जंग फैसला कुन साबित हो। यूक्रेन की ये जंग जो है वो बातचीत की टेबल पर ना आए, बातचीत की टेबल पर नहीं आना चाहिए, बल्कि इस जंग को डिसाइसिव बैटल होना चाहिए। डिसाइड करे ये जंग कि इस दुनिया पर अमेरिका बिला शिरकत गैरे हर मुल्क के अंदर अपनी डिक्टेटरशिप चमकाता रहेगा, या फिर रशिया, चाइना जैसे जो माइंडसेट के ममालिक हैं वो अमेरिका को बता देंगे, उसे आईना दिखा देंगे कि तुम्हारी अब यहाँ पर कोई नहीं सुनने वाला। और अब तक जो इस जंग की सिचुएशन है वो आपके सामने है कि अमेरिका और उसके जत्थे को ये पहली मर्तबा है, और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को मैं क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने अकेले थे जब ये जंग स्टार्ट हुई, ऑपरेशन स्टार्ट किया, तो इस जत्थे की डुअल पॉलिसियों के खिलाफ अकेला बंदा था रूस का सदर व्लादिमीर पुतिन। लेकिन अब एक एक करके काफ़ी बड़ा काफिला रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के पीछे हो लिया है, जिसमें चाइना भी है, भारत भी है, इसमें पाकिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी हैं, इसमें अब गल्फ कंट्रीज भी आ चुके हैं, अफ्रीकन कंट्रीज भी रशिया, चाइना की सफ में आकर खड़े हो चुके हैं। और अब 500 रोज के बाद अमेरिका और नेटो को ये तो समझ आ चुकी है कि क्लियर हार है मैदानी जंग के अंदर भी। इन्हें रशिया से इन 500 रोज के दौरान शिकस्त हुई, आइसोलेट भी नहीं कर सके, रशिया को महरूम भी नहीं कर सके। इनकी 10,000 सैंक्शंस का भी रशिया पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि आधी से ज़्यादा दुनिया है जो रशिया के साथ कारोबार भी कर रही है। और इस जंग के दौरान तो ऐसे ममालिक ने भी रशिया के साथ कारोबार स्टार्ट किया जिन्होंने पहले कभी नहीं किया था, जिसकी मिसाल आपका अपना मुल्क है पाकिस्तान। और गल्फ कंट्रीज कहाँ पर हैं, अब वो जाकर इस जंग से पहले वो अमेरिका की सफ में थे, अब वो जाकर रूस की सफ में वादे तौर पर जाकर खड़े हो गए हैं। अफ्रीकन कंट्रीज वादे तौर पर रशिया की सफ में जाकर खड़े हो गए हैं। तो इस जंग के 500 रोज के बाद नेटो को ये तो पता लग गया कि मुकम्मल शिकस्त है। अगर बातचीत की टेबल पर ये आकर बैठ गए तो इन्हें अपनी शिकस्त तस्लीम करनी पड़ेगी। इन्हें अपने जो नेटो का अलायंस है इसकी एक्सपेंशन पर मुतालबात रशिया के और चाइना के मानने पड़ेंगे। और ये बात अमेरिका के सदर जो बाइडन और नेटो ममालिक के लीडर्स को पता है। और इस तरह के फैसले जो अब सामने आ रहे हैं अमेरिका की जानिब से, जैसे क्लस्टर म्यूनिशन तक आ गया अमेरिका, इसका मतलब ये है कि अमेरिका को अपनी हार साफ नजर आ रही है। और अल्टीमेटली आप देखेंगे कि अमेरिका, नेटो ममालिक इस जंग के अंदर उतरेंगे, क्योंकि बातचीत की टेबल पर अगर ये बैठ गए तो इन्हें रशिया, चाइना के मुतालबात तस्लीम करने पड़ेंगे। और ये तस्लीम करना पड़ेगा कि ये दुनिया यूनिपोलर नहीं है, बल्कि इस दुनिया में ताकत के और भी मराकज़ हैं, चाइना और रशिया जैसे, और उनकी बात भी आपने सुननी है। आपने पूरी दुनिया को अकेले डिक्टेट नहीं करना। तो ये इसलिए बातचीत की टेबल पर नहीं आएंगे। ये इस जंग को जितनी भी बड़ी हो जाए, लेकिन ये एट एनी कॉस्ट ये जंग जीतना चाहते हैं। अगर ये जंग ना जीते
और बातचीत की टेबल पर बैठ गए तो इनकी डिक्टेटरशिप का ये खात्मा है। ये रूस और यूक्रेन की जो जंग है, ये अमेरिका और नेटो की डिक्टेटरशिप का खात्मा यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए इस जंग को ये हर हद तक ले जाने के लिए तैयार है। नेटो ममालिक का ये जत्था अपना इक़्तिदार, अपना जो डिक्टेटरशिप है उसको संभालने के लिए, और अब मेरा ख्याल है कि तमाम दुनिया को रशिया का, चाइना का इस मिशन में मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था और उस पोस्ट में ये लिखा हुआ था, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की तस्वीर थी और ये लिखा हुआ था कि ये अकेला बंदा तुम सबकी जंग लड़ रहा है। और आप अगर गौर करें तो ये रियलिटी है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन हम सब की जंग लड़ रहे हैं। ये फ़लस्तीनियों की भी जंग लड़ रहे हैं, जहां पर राइट टू सेल्फ डिफेंस के नाम पर इसराइल को इतना ज़्यादा पावरफुल बना दिया इन ममालिक ने कि मुसलमान जो कि 57 हैं OIC के प्लेटफॉर्म पर, वो डरते हैं इसराइल से। अगर ये जत्था इक़्तिदार में रहा, इनकी डिक्टेटरशिप रही, तो पता नहीं कितने ज़्यादा लोग, कितने ज़्यादा फ़लस्तीनी राइट टू सेल्फ डिफेंस के नाम पर शहीद होते रहेंगे। पता नहीं कितने कुरान मजीद के नुस्खों की बेहुरमती इसी तरह से होती रहेगी, और पता नहीं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर कितने खाके बनाए जाएंगे। तो इस जंग को डिसाइड होना चाहिए मैदान जंग के अंदर ही, और बातचीत की टेबल पर अगर ये आना चाहते हैं तो अपनी हार को तस्लीम करें, इस जत्थे को तोड़ें। ये जो नेटो का सो कॉल्ड डिफेंसिव अलायंस है, और अगर ये बात जाती है ब्रिक्स वर्सेस नेटो की जानिब, तो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक बात होगी। और इस वक्त ये जो जंग है, ये या तो एक बड़ी जंग में कन्वर्ट हो जाएगी और डिसाइड हो जाएगा दुनिया का फ्यूचर, या फिर ये जो ब्लॉक्स खेलने की जो लड़ाई है, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित होगी। चाइना के सदर शी ने इन ब्लॉक्स के खिलाफ आवाज़ उठाई है कि ब्लॉक्स जो है वो नहीं खेलना चाहिए, कि नेटो वर्सेस ब्रिक्स ब्लॉक बन गया और कल को इनकी आपस में लड़ाई हो गई तो ये पूरी दुनिया का खात्मा हो जाएगा अगर ब्रिक्स और नेटो आपस में लड़ पड़े। तो इसलिए ये ब्रिक्स का ब्लॉक नेटो के मुकाबले में बनने से बेहतर है कि नेटो के इस सो कॉल्ड डिफेंसिव अलायंस को ख़त्म किया जाए। खैर, ये सिलसिला जारी रखेंगे, रूस और यूक्रेन के तनाज़े पर डेली बेसिस पर बात करते रहेंगे। दीगर जो टॉपिक्स हैं उनका भी आप में से बहुत सारे व्यूवर्स कहते हैं, और मेरी कोशिश होती है कि इस तनाज़े से अगर टाइम मिले तो अफ़गानिस्तान, ईरान का तनाज़ा, इजराइल फ़लस्तीन का मामला, सर्बिया, कोसोवो पर भी हम बात कर चुके हैं। लेकिन ये जो जंग है, तमाम के तमाम जो तनाज़ात पूरी दुनिया के अंदर हैं, इवन के इस दुनिया का मुस्तकबिल मैं आपको बता चुका हूँ कि इस जंग पर टिका हुआ है। ये जंग डिसाइड करेगी इस दुनिया का मुस्तकबिल। तो मेरा फोकस ये जंग रहेगी। इस जंग पर डेली बेसिस पर बात करते रहेंगे, जैसे हमने इन 500 रोज़ के दौरान डेली बेसिस पर इस जंग पर गुफ्तगू की। और आप लोगों के प्यार मोहब्बत का बेहद मशकूर हूँ मैं। आप लोगों के कमेंट्स से मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ पर भी जो मैंने इस वीडियो के अंदर बातें की, अगर आपकी राय, जाहिर है आपको आज़ादी इजहार राय का हक़ है, अगर आपकी राय मेरे से मुख्तलिफ है तो मैं आपकी राय की भी बहुत कदर करता हूँ। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।